नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग प्रीवीएट एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम व्यापम के द्वारा दिए थे और बहुत ही बेसब्री से ना अपने काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली दोस्तों, आज है 29 अगस्त और आज से ना लगभग एक हफ्ते तक की आप लोगों का ना प्रीवीएट एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का ना काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो आज का ये वीडियोस ना आप लोगों के लिए क्यों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये जान लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों को फॉर्म फिल करते समय नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग एक तो माइनर भी अगर कहीं गलती करोगे ना तो उसके वजह से आगे चल के आप लोगों को ना बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं ना आज का ये वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसे आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ताकि ना बाद में आप लोगों से किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, काउंसलिंग कराते समय आप लोग का जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूं और अभी भी आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, काउंसलिंग कराने के लिए जब आप लोग जाओगे ना तब आप लोग को जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो है आप लोगों का 10वीं का रिजल्ट लगेगा, 12वीं का रिजल्ट लगेगा। उसके अलावा आप लोगों ने ना प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम या प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे ना तो उसका रिजल्ट आप लोग ऑनलाइन निकाल लेना व्यापम के वेबसाइट से। ठीक है, वो लगेगा। उसके अलावा आप लोग का आधार कार्ड लगेगा और उसके अलावा आप लोग का जाति प्रमाण पत्र लगेगा और निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, इतना ही आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है उसे लेकर के, और ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों चाहो तो दोनों लेकर के जा सकते हो। ठीक है, लेकर के आप लोगों को ना चॉइस सेंटर जाना है। ठीक है, खुद से भरने की कोशिश मत करना। अगर आप लोग एक्सपर्ट हो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में तभी आप लोग कीजिएगा, अदरवाइज चॉइस सेंटर जाओ। वहां पर आप लोग को केवल फीस 300 रुपए लेंगे और अपना जो 50 रुपए चार्ज है वो ले लेंगे। ठीक है, लगभग 350 के आसपास में आप लोगों का ना जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो हो जाएगा। ठीक है, बीएड वालों का 350 लगता है और डीएलएड वालों का 300 लगेंगे। ठीक है, और 50 रुपए जो भी वो चॉइस सेंटर वाले लेंगे वो अलग से। ठीक है, और उसके अलावा खास तौर से ना अपना जो खुद का मोबाइल रहेगा ना उसे लेकर के जाना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो आईडी रहेगा आपका फोन रहेगा और उसके अलावा पासवर्ड भी आप लोगों को नया क्रिएट करके दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, चॉइस सेंटर आप लोग जाओगे फॉर्म फिल कर लेना अपना काउंसलिंग कराने, तो सबसे पहला एक कोई भी सा मोबाइल लेकर के जाना और वहां जो आप लोग का नया आईडी और पासवर्ड बना करके देंगे वो। ठीक है, जैसे आप लोग एससीईआरटी की वेबसाइट पर काउंसलिंग कराओगे ना तो काउंसलिंग कराने से पहले आपका एक आईडी बनाएंगे और उसका एक पासवर्ड बनाएंगे। तो चॉइस सेंटर वाले से खास तौर से आप लोग पूछ करके ये रख लेना कि जो आईडी और पासवर्ड दोनों को ना नोट करके रख लेना, पूछ लेना, नहीं याद होगा तो। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग का कॉलेज सिलेक्शन हो जाएगा ना तो उसके बाद जब आप कॉलेज जाओगे ना तो कॉलेज में आपका आईडी और पासवर्ड मांगेंगे, क्योंकि उसमें देखते हैं कि हाँ आपका जो नंबर है वो एग्जैक्ट उतना है या नहीं। ठीक है, और किसी भी प्रकार के एडिट करने वाली जो बात है ना वो कॉलेज वाले भी बाद में करते हैं। तो इसलिए खास तौर से अपना आईडी और पासवर्ड आप लोगों को नोट करके रखना है, उस चॉइस सेंटर वाले से मांग करके रखिएगा आप लोग। ठीक है, जाओगे तो। और एक बात आप लोग, ठीक है, 29 तारीख आज से आप लोग का काउंसलिंग शुरू है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग तुरंत ही 10 बजे जाकर के पहुंच जाओ और पहुंच करके मेरा काउंसलिंग करा दो जल्दी करके। इस एक हफ्ता आप लोगों के पास टाइम है, इस एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को कराना है अपना जो काउंसलिंग है वो। और आज ही मत चले जाइए, सबसे पहले आपने जो जो डॉक्यूमेंट बोला उन सारी चीज को अरेंज कीजिए। उसके बाद पिछले वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया था कि किस किस प्रकार से आप लोगों को कॉलेज का अपना चयन करना है, बताया था ना। नहीं देखे होंगे तो उसको भी जाकर के देख लीजिए, पिछला जो वीडियोस डाला हूं उसमें। उसके अलावा थोड़ा सा अभी भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को 1 से लेकर के 10 तक की गवर्नमेंट कॉलेज डालने हैं। चाहे आप लोगों का कितनों भी नंबर आए ये मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे पहले अपना जो जिला का जो कॉलेज होगा ना गवर्नमेंट कॉलेज 1 से लेकर के 10 तक की, उसे आप लोग लिस्ट बनाइए और डालिए। और कॉलेज का लिस्ट कैसे देखोगे ना, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर ना कॉलेज का लिस्ट डाल दिया हूँ, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों के पास भी होगा ना तो उसमें आप लोग भी देख सकते हो। टेलीग्राम के लिए आप लोग बाय एमडी धीवर करके सर्च कीजिए, वहां आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा। और अपना कॉलेज का लिस्ट चयन कर लीजिए, 1 से लेकर के 10 तक की गवर्नमेंट कॉलेज करना है। उसके अलावा फिर 11वां नंबर से लेकर के 20 तक की प्राइवेट कॉलेज करना है।
प्राइवेट कॉलेज का चयन करते समय ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो केवल उन्हीं कॉलेज का चयन कीजिएगा, ठीक है। और खासतौर से जिन लोगों का कम मार्क्स आया होगा ना, मान के चलो अगर जिनका 40 नंबर 45 नंबर या 30 नंबर के आसपास आया होगा ना, वो थोड़ा ना अपने आसपास से दूर का एरिया जरूर देखना, दूरस्थ इलाका। मतलब ये है कि जहां लोग ना जाना उतना पसंद ना करें ना, वैसे इलाका आप लोग देखिएगा। खासतौर से डाइट, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो तो डाइट पेंड्रा साइड में देख लेना। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की बात हो ना तो पेंड्रा के आसपास देख लेना। उसके अलावा कांकेर साइड के आसपास देख लेना, जहां ना लोग बहुत कम जाना प्रेफर करते हैं। वजह ये होता है कि वो शहरी इलाका से थोड़ा सा दूर होता है कॉलेज ना, इसलिए लोग कम जाना प्रेफर करते हैं ना। अगर उस कॉलेज में कम फॉर्म फिल होगा ना तो आप लोगों का चांस है कि उस कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ये जनरली देखा जाता है कि ना शहरी इलाके में ना सबसे ज्यादा लोग फॉर्म फिल करते हैं और वहां जाना प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को 1 से लेकर के 10 तक की गवर्नमेंट कॉलेज और 11 से लेकर के 20 तक की प्राइवेट पहले से शेड्यूल करके रख लेना। वहां काउंसलिंग कराते समय जाकर के ये सोचते मत रहना क्या करूं क्या ना करूं। चॉइस सेंटर वाले बहुत जल्दी फॉर्म फिल करते हैं ना, तो इसलिए आप लोगों को ना कोई भी सेलेक्ट कर देंगे, 1-2 आप लोग के मन के मुताबिक करेंगे, उसके अलावा कोई भी सेलेक्ट करके भेज देंगे आप लोगों को, क्योंकि आपके अलावा और बाकियों का भी फॉर्म फिल करना होता है इसीलिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान देना है, जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे ना तो खास तौर से ध्यान देना है कि आपका आप लोग का जो डाटा फिल करोगे उस काउंसलिंग प्रक्रिया में, ठीक है, उसका आप लोग क्या करोगे, अच्छे से फिल करने के बाद देखना है दोबारा। खास तौर से आप लोगों का सरनेम को देखना है। उसके अलावा आप लोग जो डाटा डालोगे ना उसमें ही देखना है। खास तौर से अपना जो रोल नंबर वगैरह जो डालोगे ना 10वीं का 12वीं का या आप लोग का डीलेट का, तो उनको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। और खास तौर से ना साइंस बैकग्राउंड और नॉन साइंस बैकग्राउंड को खास तौर से देखना है, ठीक है। इन्हीं में ज्यादा गलती होता है, एक तो सरनेम में और दूसरा साइंस बैकग्राउंड और नॉन साइंस बैकग्राउंड में। इन दोनों को आप लोगों को खास तौर से ध्यान देना है। और चाहो ना तो एक बार जब फॉर्म फिल होने के बाद ना एक बार आपको दिखाते हैं, एक बार अपना जो डाटा है उसे पढ़ लो बोल करके मोबाइल से क्लिक कर लेना एक बार, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना गलती ना हो। ये खास तौर से ध्यान रखना। दोबारा बताने की वजह यह है कि गलती बिल्कुल भी मत करना है, सुधारता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। भेज देंगे आप लोगों को SCRT के जो मेन ऑफिस है वहां भेज देंगे, जाओ रायपुर में वहां सुधरवा लेना बोल करके, तो कैसे करोगे। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी कि आप कुछ कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा ना आप लोगों का जो एक नया जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या क्या सावधानी आप लोगों को बरतना है। ये भी आप लोगों को जो नया नोटिफिकेशन आया है SCRT के द्वारा किस प्रकार से आप लोग का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में भी कुछ कुछ दिया गया, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को थोड़े से ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा बताओ ना, तो आप लोगों का ना 12th में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए, मतलब 50 मार्क्स आप लोगों का पार होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा सा बताओ ना, तो आप लोग अगर कि आरक्षक वर्ग से हो, आरक्षण वर्ग कहने का मतलब ST SC OBC से हो ना, तो आप लोगों का ना 5% का आप लोगों को छूट मिलने वाला है। मतलब 45 नंबर से अगर आप लोग का 12th में ज्यादा होगा ना तभी आप लोग डीएलएड का कोर्स कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आप लोगों का जो एज रहेगा ना वो आप लोगों का 1 जुलाई 2024 से ना 17 वर्ष की उम्र कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो बोलोगे ना वो 33 साल का उम्र से कम होना चाहिए, ठीक है। जो डीएलएड करने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को और बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा ना बहुत लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर कॉलेज की फीस के बारे में बता दो बोल करके। तो जो आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है ना वो आप लोगों का 3000 लगने वाला है SCRT के वेबसाइट के अनुसार, ठीक है। 3 से 3.5 के आसपास आप लोगों का ना जो फीस है वो लगने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। तो कम से कम आप लोग 3000 तो नॉर्मल लगने वाला है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग 5000 लेकर के जरूर जाइएगा अगर आप लोगों का ना गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। और उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करूँ ना तो डीएलएड के लिए जो प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है ना वो 22,500 के आसपास प्राइवेट कॉलेज का फीस रहता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ना एटलीस्ट कम से कम 30,000 के आसपास लेकर के जाइएगा, ठीक है। वजह ये होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ कुछ फीस का रिक्वायरमेंट और भी होता है, खेल वेल सारा चीज को जोड़ करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्स बोलूँ ना तो 25,000 के आसपास आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज का लगने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा जब एडमिशन के टाइम ना आप लोगों को ना किसी और प्रकार से शुल्क लिया जाए, मतलब 25,000 से 30,000 से भी ज्यादा लिया जाए ना, तब आप लोग बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हो SCRT में, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोगों का ना नंबर दिया गया है, उसके बारे में भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग कंप्लेंट भी कर सकते हो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज ना आपसे ज्यादा फीस वसूले तो। और आप लोगों का काउंसलिंग होने के बाद ना जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा ना तो उसे किस प्रकार से देखना है ना उसके बारे में भी आप लोग को ना अलग से वीडियो बना करके बिल्कुल आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना
ताकि आगे आप लोग का जैसे जैसे आप लोग का काउंसलिंग के बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट आएगा ना, तो उसे आप लोगों को कैसे देखना है, उसका डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या लगेगा, कितनी फीस होने वाली है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी ना डिटेल वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा जरूरी है, अगर आप लोग चैनल को अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि उस टाइम जब भी मैं आप लोग का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना, तो आप लोगों ना प्रॉपर टाइम पे देख पाओ और अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर पाओ। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ना SCERT की वेबसाइट से कुछ निर्देश है ना, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखना चाहो ना, तो रायपुर दिनांक 25/8/2025 का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। और आप लोग का टॉपिक देखना चाहो ना, तो इसको देख सकते हो, डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2025 की सूचना करके दिया गया है। और आप लोगों को ना ये जो कब कब आप लोग का काउंसलिंग होगा, कब आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा, कब सेकंड आएगा, कब द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग होगा वो होगा, सारा चीज़ के बारे में मैंने अपना पिछले वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ना पिछला वीडियोस जाकर के भी देख लेना है। मैं आप लोगों को ना आज के इस वीडियो में ना क्या क्या आप लोगों को ना डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके अलावा क्या क्या आप लोगों को सावधानी बरतना है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखना चाहो ना, तो देखो आवश्यक दिशा निर्देश करके दिया है, और सबसे फर्स्ट में पढ़ो, आवंटन प्रक्रिया हेतु संक्षिप्त आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार है। मतलब आप लोग का जो काउंसलिंग होगा ना, वो उसमें क्या क्या आप लोगों को लगेगा उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। सबसे पहले देखो, डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता, तो क्या क्या आप लोगों को लगेगा। सबसे पहला जो आप लोगों का लगेगा वो आप लोगों का 12वीं का रिजल्ट है। और 12वीं के रिजल्ट में ना न्यूनतम आप लोगों का जो प्रतिशत है वो 50% होना चाहिए। मतलब आप लोगों का 12वीं में जो प्रतिशत है ना, वो 50% से ऊपर होना चाहिए, तब आप लोग डीएलएड का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और कहा गया है कि अगर आप लोग ना आरक्षक वर्ग से हो, ठीक है, मतलब आप लोग का ST SC OBC वर्ग से आप लोग होंगे ना, तब आप लोगों को ना 5% का छूट का प्रावधान होगा, ठीक है। मतलब डीएलएड के ना नियमानुसार ना आप लोगों को 5% का छूट आप लोगों को मिलने वाला है आप लोगों को 12वीं के रिजल्ट में। मतलब ये है कि अगर आप लोगों को ना 45 मार्क्स अगर आप लोगों का होगा 12वीं में, ठीक है, अगर आप लोग आरक्षक वर्ग से होंगे तब ना, ST SC OBC में होंगे ना, तब आप लोग 45% से अगर ऊपर होगा 12वीं में, तभी आप लोग डीएलएड का कोर्स कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा आयु के बारे में बोला गया है। आयु में ना 1 जुलाई 2024 से आप लोगों का जो उम्र है ना, आप लोग का 17 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ना आप लोग का 1 जुलाई 2024 को ना यहाँ 17 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे है ना, तो आप लोग इसमें भी एडमिशन नहीं ले सकते, मतलब पात्र नहीं रहोगे, ठीक है। उसके अलावा अधिकतम जो उम्र है ना, वो 33 वर्ष से अधिकतम नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है, ठीक है। और आप लोग का अगर की उम्र ज़्यादा होगा, 33 वर्ष से भी ज़्यादा होगा ना, तब आप लोग अगर की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से होंगे ना, मतलब नॉन क्रीमी लेयर से होंगे ना, तब आप लोग को ना जो आप लोग का एज का जो क्राइटेरिया है उसमें आप लोगों को कुछ वर्षों का ना छूट देखने को मिलेंगे, ये भी इसमें कहा गया है, ठीक है। मैं पूरी तरह से इसे पढ़ चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों को शॉर्ट में पूरा आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी, मतलब आप लोग को ऑनलाइन कराते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी ना, इसके बारे में भी इसके बोला गया है, ठीक है। सबसे पहला डीएलएड का आप लोगों का जो अंक सूची है वो लगेगा। मतलब अभी आप लोगों ने डीएलएड ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम दी हो ना, तो उसको ना आप लोग व्यापम के वेबसाइट से अपना रिजल्ट को प्रिंट आउट करा के रख लीजिएगा, ठीक है। वो आप लोगों का रिजल्ट लगने वाला है। और उसके अलावा आप लोग का 10th और 12th का आप लोगों का रिजल्ट लगेगा। उसके अलावा 10वीं का रिजल्ट भी लगेगा। मतलब ये 10+2 मतलब 12वीं का रिजल्ट है, ठीक है। उसके अलावा 10वीं का रिजल्ट आप लोगों को लगेगा आप लोग का डेट ऑफ बर्थ को जानने के लिए, ठीक है। तो 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट और डीएलएड का जो रिजल्ट रहेगा वो लगेगा। और उसके अलावा अगर आप लोग आरक्षित वर्ग से हो, मतलब ST SC OBC से हो, तब आप लोग का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके अलावा देखो इसमें बोला गया है कि आप लोग का स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। निवास तो आप लोग का बना ही होगा ना, तो वो आप लोगों का लगेगा, ठीक है। और हो सके ना तो आप लोग एक फ़ोटो ले जाइएगा, इसमें नहीं बोला है, आप एक फ़ोटो और अपना आधार कार्ड भी रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखते हैं सभी लोग इसलिए, ठीक है। अगर लगे लोग आए तो सारा डॉक्यूमेंट को लेकर के आप लोग चले जाइए, ठीक है। और थर्ड में इसको दिया, देखो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया दिया है, तो इसे पढ़ते हुए हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया इसमें बोला है, एक एक डिटेल इसमें
इसमें एकदम दिया गया है। मतलब आप लोग को चॉइस सेंटर जाना है, वहाँ जा कर के आप लोग देखिए ब्राउज़र को भी दिया है आप लोग का ये क्रोम ब्राउज़र, या आप लोग देखो फायरफॉक्स ब्राउज़र, इसमें आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हो, ये बोला गया। उसके अलावा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देख करके रोल नंबर आप लोग का प्रविष्ट किया जाएगा। ये सारा चीज़ इसमें एक एक डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो इसको एकदम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखो, इसमें भी बोला गया है वही सेम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निम्न चरण स्टेप करने होंगे। मतलब एक एक स्टेप इसमें डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ना आप लोग का जो चॉइस सेंटर वाले हैं वो सारा चीज़ कर लेंगे, तो आप लोग को आवश्यकता नहीं है। अगर सोचोगे कि मैं खुद से अपना जो काउंसलिंग है वो कराऊं, तो आप लोग ये जो वेबसाइट है उसमें जा सकते हो, ठीक है। मतलब SCRT की जो वेबसाइट है उसमें जा करके ना अपना फॉर्म खुद से भी फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो पूरा PDF रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जा करके सर्च कर लीजिएगा बाय MD धीवर करके ना, तो वहाँ आप लोगों को इसका जो PDF है वो मिल जाएगा, और डिटेल से आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा इस तीसरा को देखोगे ना, तो इसमें भी सेम टू सेम कहा गया है कि आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाओगे, जा करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, मतलब मोबाइल नंबर को टैप करोगे, वहाँ वेरिफिकेशन के लिए टैप करना है, फिर आप लोगों का OTP आएगा जो मोबाइल नंबर डालोगे तो वेरीफाई आप लोग को करने के बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, मतलब 6 डिजिट का रहने वाला है, न्यूनतम 1 अंक शामिल होगा, मतलब लोग को अंकों में डालना है, उसके अलावा आप लोग को अल्फ़ाबेट में भी डालना है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा टिप करके इसमें दिया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। आवेदन करते समय आपके पास मोबाइल होना अनिवार्य है जिसमें OTP 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। दूसरा को पढ़ो, पासवर्ड दिए गए प्रारूप के अनुसार ही होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें बोला देखो, लॉगिन ID पर आप लोगों को क्लिक करना है, सुरक्षित आप लोगों को पासवर्ड वगैरह सारा चीज़ डालना है, और आप लोगों को ना जितने भी आप लोग जो ID है अपना सारा चीज़ फिल कर लोगे ना, फिर उसका प्रिंट आउट आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप लोगों को ना अपना ID और पासवर्ड खास तौर से आप लोगों को वहाँ से मंग करके रखना है, ठीक है, ताकि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत लोग भूल जाते हैं अपना जो अब पासवर्ड है वो, और ID भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। और साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो साइंस बैकग्राउंड डालना है, और नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो नॉन साइंस बैकग्राउंड ही डालना है। अपने 12th में लिए हुए सब्जेक्ट के अनुसार ही आप लोग का साइंस और नॉन साइंस डालना है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा स्टेप 3 को देखोगे ना, तो इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग में ना आप लोगों का जो शुल्क लगने वाला है वो DLED के लिए 300 लगने वाला है, और उसी प्रकार से अगर B.Ed का करोगे ना तो उसमें 350 लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि यह DLED का है ना, तो इसलिए आप लोग का केवल 300 वाली जो रिक्वायरमेंट है उसे दिया गया है, ठीक है। और पेमेंट जो रहेगा उसे आप लोगों को ना ऑनलाइन करना है, ठीक है। या तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो, अदरवाइज ना आप लोग को QR स्कैनर भी देखने को मिलेंगे, तो उसमें से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक। एक बात आप लोग इसको ध्यान से पूर्वक पढ़िए, इसमें क्या बोला है, यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि होती है तो अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इसे आप लोगों को खास तौर से याद रखना है, इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग इतना ज़्यादा हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अच्छे से जाइए, 1 हफ्ते का टाइम है, अच्छे से आप लोग अपना फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप लोगों का जो अगर गलती करोगे ना किसी भी प्रकार से, तो ये जो संस्था रहेगा ना, मतलब SCRT, उसका कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। और जो आप लोग का चॉइस सेंटर रहेगा ना उसकी भी कोई गलती नहीं होगा, तो आप अच्छे से ध्यान से आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ना चाहो ना, तो इसमें देखो क्या बोला है, विकल्प लॉक करने से पहले यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे सुधार किया जा सकता है। मतलब ना आप लोगों का जो कंफर्म सबमिट है ना, उसको करने से पहले दोबारा आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर एक बार सबमिट हो गया ना कंफर्म वाला, तो दोबारा एडिट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा ना 5वां स्टेप में कुछ इसमें सूचना दिया है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। आवंटन जो सीट रहेगा ना उसको केवल SCRT ही ना सेलेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब SCRT जो आप लोग का ऑनलाइन काउंसलिंग ले रहे हैं ना, तो वही सेलेक्ट करेगा। कोई भी जो कॉलेज रहेगा ना वो आप लोगों का ना किसी भी प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं लेगा। SCRT से आप लोग का लिस्ट आएगा और उसके अनुसार विभिन्न कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन होगा। तो ये भ्रम आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि कॉलेज से हम लोग को एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट बोल करके, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि पिछले साल ना बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हुए थे जिनके वजह से ना SCRT इस बार बहुत सख्त होने वाला है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ये रहेगा कि SCRT से ही आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो आएगा, और केवल कॉलेज जो रहेगा उसमें आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, इसमें खास तौर से और कहा गया है कि मान लो 2 लोगों का अगर कहीं समान अंक होगा, मान लो अगर कि 50 नंबर आपका है और 50 नंबर किसी और का भी आया ना, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें ना जिसकी आयु ज़्यादा होगा ना उसको लेंगे आयु के अनुसार, अगर सेम मार्क्स आया होगा तब इसमें बोला गया है, ठीक है। सीट की आवंटन प्रक्रिया के बारे
बारे में। ज़्यादा एकदम डिटेल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को केवल केवल इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा किसी और प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसका PDF भी मैं दे दूंगा ना, तो वहाँ से आप लोग और इसका जो संपूर्ण जानकारी है ना वो ले लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से और भी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग कराइएगा, ठीक है।